प्रयास यही है कि आने वाले समय में लोगों की सेवा के लिए ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स और अच्छे डॉक्टर्स उपलब्ध हो। हमारे जीवन में दृष्टि ही हमें दिशा देती है कि उनके पास भले ही नेत्र नहीं थे, लेकिन दृष्टि थी। साथियों, लाल किले से मैंने सबके प्रयास की बात कही थी। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश जिस तरह काम कर रहा है, माधव नेत्रालय उन प्रयासों को बढ़ा रहा है। देश के सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, यह हमारी प्राथमिकता है। देश में गरीब से गरीब को भी अच्छे से अच्छा इलाज मिले, कोई भी देशवासी जीवन जीने की गरिमा से वंचित न रहे। अपना जीवन देश के लिए दे चुके बुजुर्गों को इलाज की चिंता उनको सताती न रहे, उस परिस्थिति में उनको जीना न पड़े। और ये सरकार की नीति है। और इसलिए आयुष्मान भारत के कारण आज करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। हजारों जन औषधि केंद्र देश के गरीबों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ती दवाएं दे रहे हैं। इन दिनों देश में करीब 1,000 डायलिसिस सेंटर जो मुफ्त में डायलिसिस की सेवा का एक यज्ञ चला रहे हैं। इससे देशवासियों के हजारों करोड़ रुपए बच रहे हैं, उनको स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। बीते 10 साल में गांवों में लाखों आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं, जहां से लोगों को देश के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों से टेली मेडिसिन से कंसल्टेशन मिलता है, प्राथमिक इलाज मिलता है और आगे के लिए सहायता होती है। उन्हें रोगों की जांच के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ रहा। साथियों, हमने न सिर्फ मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 2 गुना वृद्धि की है, लेकिन हमने देश में ऑपरेशनल एम्स की संख्या भी 3 गुना बढ़ाई है। देश में मेडिकल सीट्स भी 2 गुनी हुई है। प्रयास यही है कि आने वाले समय में लोगों की सेवा के लिए ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स और अच्छे डॉक्टर्स उपलब्ध हो। एक बहुत बड़ा साहसिक निर्णय हमने किया। आजादी के बाद पहली बार हुआ, इस देश का गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सके, उसके सपने पूरे हो सके। इसलिए विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में डॉक्टर बनने की सुविधा हमने उपलब्ध कराई। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से जुड़े इन प्रयासों के साथ ही देश
अपने पारंपरिक ज्ञान को भी आगे बढ़ा रहा है। हमारे योग और आयुर्वेद, इन्हें भी आज पूरे विश्व में नई पहचान मिली है। भारत का सम्मान बढ़ रहा है। साथियों, किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी संस्कृति के विस्तार, उस राष्ट्र की चेतना के विस्तार पर निर्भर करता है। हम अपने देश का इतिहास देखें तो सैकड़ों वर्षों की गुलामी, इतने आक्रमण, भारत की सामाजिक संरचना को मिटाने की इतनी क्रूर कोशिशें, लेकिन भारत की चेतना कभी समाप्त नहीं हुई। उसकी लौ जलती रही। ये कैसे हुआ? क्योंकि कठिन से कठिन दौर में भी भारत में इस चेतना को जागरूक रखने वाले नए नए सामाजिक आंदोलन होते रहे। भक्ति आंदोलन उसका ये उदाहरण, जिससे हम सब भली भांति परिचित हैं। मध्यकाल के उस कठिन कालखंड में हमारे संतों ने भक्ति के विचारों से हमारी राष्ट्रीय चेतना को नई ऊर्जा दी। गुरु नानक देव, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, हमारे यहां महाराष्ट्र में संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, ऐसे कितने ही संतों ने हमारी इस राष्ट्रीय चेतना में अपने मौलिक विचारों से प्राण फूंके। इन आंदोलनों ने भेदभाव के फंदों को तोड़कर समाज को एकता के सूत्र में जोड़ा। इसी तरह स्वामी विवेकानंद जैसे महान संत भी हुए। उन्होंने निराशा में डूब रहे समाज को झकझोरा, उसे उसके स्वरूप की याद दिलाई, उसमें आत्मविश्वास का संचार किया और हमारी राष्ट्रीय चेतना को बुझने नहीं दिया। गुलामी के आखिरी दशकों में डॉक्टर साहब और गुरुजी जैसे महान व्यक्तित्वों ने इसे नई ऊर्जा देने का काम किया। आज हम देखते हैं राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार बीज 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। ये अक्षय वट आज भारतीय संस्कृति को, हमारे राष्ट्र की चेतना को निरंतर ऊर्जावान बना रहा है। साथियों, आज जब हम
माधव नेत्रालय के नए परिसर का काम शुरू कर रहे हैं तो दृष्टि की बात स्वाभाविक है। हमारे जीवन में दृष्टि ही हमें दिशा देती है। इसलिए वेदों में भी कामना की गई है, पश्चिम शरदः शतम, अर्थात हम 100 वर्ष तक देखें। ये दृष्टि आंखों की यानी बाह्य दृष्टि भी होनी चाहिए और अंतःदृष्टि भी होनी चाहिए। जब अंतःदृष्टि की बात करते हैं तो विदर्भ के महान संत श्री गुलाबराव महाराज जी का स्मरण भी होना स्वाभाविक है। उन्हें प्रज्ञाचक्षु कहा जाता था। बहुत कम आयु में ही उनको आंखों से दिखाई देना बंद हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अनेकों पुस्तकें लिखी थी। और अब कोई भी पूछ सकता है कि जब आंखों से दिखाई नहीं देता है तो उसके बावजूद भी कोई इतने ग्रंथ कैसे लिख सकता था? इसका उत्तर यह है कि उनके पास भले ही नेत्र नहीं थे, लेकिन दृष्टि थी। ये दृष्टि बोध से आती है, विवेक से प्रकट होती है। ये दृष्टि व्यक्ति के साथ ही समाज की को भी बहुत शक्ति देती है। हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी एक ऐसा संस्कार यज्ञ है जो अंतःदृष्टि और बाह्य दृष्टि दोनों के लिए काम कर रहा है। बाह्य दृष्टि के रूप में हम माधव नेत्रालय को देखते हैं और अंतर्दृष्टि ने संघ को सेवा का पर्याय बना दिया है।